मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बंटवारा। सेठ धनीराम के नाम का डंका पूरे शहर में बजता था। उनके पास अपना नाम के अनुरूप अपार दौलत थी। नकद पैसे और बैंक बैलेंस की तो कोई गिनती ही नहीं थी। उनकी गिनती न केवल सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी, बल्कि उनकी बुलंद आवाज़ और सख्त अनुशासन के कारण भी लोग उनसे खौफ खाते थे। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम पर कर दी थी ताकि आयकर बचाया जा सके, लेकिन यह भी सत्य था कि कई करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबाकर रखी हुई थी। धनीराम के 3 बेटे थे और सब के सब बाल बच्चों वाले थे। समय के साथ परिवार बढ़ता गया। पोते पोती भी जवान हो चुके थे। धनीराम की उम्र अब 75 साल हो चुकी थी। बीमारियां उनके शरीर को धीरे धीरे जकड़ रही थी। शरीर भी काफी दुबला और कमजोर हो गया। इस उम्र में काम तो वह कर नहीं पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटे को ही सौंप दिया रखा था। उनके बेटे व्यापार संभालते थे, लेकिन निर्णय लेने का अंतिम अधिकार हमेशा धनीराम का ही रहता था। घर पर रहते हुए भी अक्सर वे या आराम करते या फिर थोड़ा बहुत टहल लेते। हालांकि शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। धनीराम की पत्नी प्रभा देवी घर की स्थितियों को देख समझ चुकी थी। उन्होंने कई बार अपने पति से आग्रह किया, समय रहते बंटवारा कर दो तो बेहतर होगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारे जाने के बाद पेटों में धन दौलत को लेकर लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन धनीराम हमेशा उनकी बात को टाल देते। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटियों ने उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वह बंटवारा कर देती तो उनके बेटे के साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक न देखते। यही सब सोच विचार कर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात पर बैठते, तो कभी धनीराम एकदम भड़क पड़ते और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते। बेटों का मुंह वहीं बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को जमकर कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद यह सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई झगड़ा होना तय है। 2 वर्ष और बीते तो धनीराम ज्यादा बीमार रहने लगे। उनके शरीर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया था। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। धनीराम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद तो न जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार घर लौटे। बिस्तर पर पड़े धनीराम अब केवल एक छाया मात्र रह गए थे। अंततः वह दिन आ गया जब मौत ने उनके मजबूत इरादों को भी चुनौती दे दी और वह हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी प्रभा देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रात के 8 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तो उस समय उनकी पत्नी प्रभा देवी उनके साथ थी। रात्रि के ही समय उनके मृत शरीर को घेर लिया गया। सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। धनीराम के 2 बेटे पंकज और प्रवीण उस समय घर पर थे, जबकि तीसरा बेटा प्रेम व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाएगा। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 10 बजे वह घर पहुंच गया। धनीराम का विशाल बंगला सन्नाटे से भरा हुआ था, लेकिन उनके जाने का गम कम से कम दिखावे के लिए हर चेहरे पर था। भले ही यह गम वास्तविकता से कोसों दूर था। हर आंख में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं में पिता के प्रति श्रद्धा कम और दौलत की ललक ज्यादा थी। सेठ धनीराम की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी।
घर में सफ़ेद चादरें बिछी थीं। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। पिता के मृतदेह के पास छूटे आंसू बहाते पंकज और प्रवीण ने अपने तीसरे भाई प्रेम से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। तभी प्रेम अपने पिता के मृत शरीर पर एक नज़र डालते हुए बड़ी बेशर्मी से बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब जरा संपत्ति के कागज भी देख लिए जाए। मुझे जानना है कि पिताजी की संपत्ति में मेरा हिस्सा क्या है। पंकज और प्रवीण एक पल को बिल्कुल चुप हो गए। फिर पंकज ने कहा, प्रेम, यह समय नहीं है ऐसी बातों का। पहले पिताजी का अंतिम संस्कार कर ले, फिर आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे। आखिर हम भाई हैं, मिलजुल कर ही फैसला करेंगे। आराम से बैठकर सारा बंटवारा करेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं। पंकज ने कहा तो प्रवीण ने भी इस बात में सहमति जताई। हाँ, सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा। लेकिन प्रेम सहमत नहीं हुआ। वो तंज कसते हुए बोला, ओह, अब तुम्हें पिताजी की इज्जत का ख्याल आ रहा है। जब वह बीमार थे तब तो तुम लोग बस इस इंतजार में थे कि कब वह जाएं और हम सब अपनी झोली भर लें। मैं तुम्हारे और पंकज के असली इरादे जानता हूँ। यह सुनकर बाकी दोनों भाई नफरत भरी निगाह से उसे देखने लगे, लेकिन आसपास एकत्रित लोगों का सोचकर उन्होंने कुछ न कहना ही ठीक समझा। फिर प्रेम बोला, इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा और कौन सा लाश चढ़ी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अभी और यहीं तय हो। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मेरे हिस्से कितनी दौलत आएगी। तो पंकज बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अरे, हम 3 भाई हैं तो संपत्ति के 3 बराबर के हिस्से होंगे। इतना सुनते ही प्रेम आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करता हूँ। हमेशा टूर पर रहता हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर। और तुम दोनों क्या करती हो? कुर्सी पर बैठ के आराम फरमाते हो और किताबें ही तो काली करते हो। बौखलाते हुए प्रेम बोला। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर पंकज भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसे बचानी है, यह सब मुझे पता है। और मैं यह सब ना देखूं तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल है। इस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी बात सुनते ही प्रवीण भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, और अगर फैक्ट्री में काम ना देखता तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मुझे दौलत मिलनी चाहिए। अब तो तीनों ने यह घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बंगले में गहमा-गहमी बढ़ चुकी थी। चारों ओर रिश्तेदार और परिचित खड़े थे। हर कोई इस तमाशे का गवाह बना हुआ था। प्रभा देवी गमगीन हुई अपने पति के लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी यह हालत देखकर उनके बड़े भाई किशन लाल जी से रहा न गया। उन्होंने ऊंची आवाज से कहा, अरे नालायकों, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। पिता का मृत शरीर पड़ा है और तुम्हें दौलत के बंटवारे की पड़ी है। अपने पिता के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। यह झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, यह किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि वह क्या चाहती है। तभी परवीन बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना। माँ ने क्या कहना है, उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वह वैसा मान जाएंगी। और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पहले हमें एक फैसले पर पहुंच जाने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो काम जरूरी है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्र का कर्तव्य है। अपने पहला फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना।
अपने मामा की इतनी बात सुनते ही प्रेम जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए और वह बंटवारा मैं ही करूँगा। प्रेम की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। इस बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया कि प्रभा देवी कब उठकर अपने कमरे में चली गई थी। वहां उन्होंने अपने भाई किशनलाल को बुलाया और उनसे कुछ बात करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तीनों बेटे आपस में लड़ मरने को तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और स्वर्गीय धनीराम जी का घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है और वो क्या चाहती हैं। उधर अर्थी को शमशान ले जाने में देर होते देख वहीं एकत्रित हुए कुछ रिश्तेदार चिंता में पड़ गए। उन्होंने कई बार दखल देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। धनीराम की अर्थी अब भी उठने की प्रतीक्षा में थी। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग धनीराम जी की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे अरे, कौन है आप लोग और यह कहाँ लेकर जा रहे हैं पिताजी के मृत शरीर को? प्रेम बोला तो उसी समय किशनलाल जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई इन्हें नहीं रोकेगा। यह सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं। इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर तीनों भाई अपने मामा की ओर हैरानी से देखने लगे तो किशनलाल जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल को दान में देने का फैसला कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलाद के हाथों यह अंतिम संस्कार हो। और तो और, जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी सारी लाज शर्म बेच खाई, उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तली जमीन खिसक गई। तीनों अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आई। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? हमसे पूछे बिना आपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? पंकज ने गुस्से से कहा तो प्रेम भी आग बबूला होते हुए बोला, और तो और, सारी धन दौलत के बारे में भी आपने ही फैसला कर लिया। हमें भी तो बताइए आखिर करना क्या चाहती हैं आप? बेटे बोलते जा रही थी जबकि उनकी माँ बिना पलक झपकाए छत की ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे पंकज को शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ जैसे ही वह अपनी माँ के नजदीक गया और उन्हें हिलाया तो उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। तब प्रभा देवी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई। यह देख तीनों बेटे और बहुएं आश्चर्यचकित रह गए। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। तीनों बेटों और बहुओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसी समय पंकज की नजर माँ के पास रखे एक कागज पर गई, जिस पर प्रभा देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। पंकज ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठी की, आज उसी पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम लोगों का यह हश्र करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं प्रभा देवी आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीनती हूँ। तुम जैसी लालची और नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार से तो अच्छा है कि ये शरीर किसी के काम आ जाए।
और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे दिया जाए। और रही बात धन दौलत की, तो जिस दौलत के लिए तुमने अपने मृत पिता के प्रति अपना फर्ज भुला दिया, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानूनन अब मेरा हक था, और अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए वह दौलत मैंने इस शहर में सभी वृद्ध आश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के जॉइंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका है और दान दिया जा चुका है। अब तुम लोगों के पास न पिता का अंतिम संस्कार करने का हक बचा है, न उनकी मेहनत की कमाई पर अधिकार। पत्र पढ़कर तीनों बेटों और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब के सब जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। उनके पास न तो माँ बाप का सहारा था और न ही दौलत। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और घर की दीवारों उनके विलाप से गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में अस्पताल से एक अन्य एम्बुलेंस आई और प्रभा देवी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गई। धनी राम और प्रभा देवी दोनों ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते अपनी संतान को जीवन का सबसे कड़वा और बड़ा सबक सिखा गए। संपत्ति के नाम पर बखरे इस परिवार के पास अब पछतावे के आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।